हेलो दोस्तों, नमस्कार। एग्रोनॉमी एंड सम इम्पोर्टेंट कंसेप्ट। एग्रोनॉमी क्या है और इससे रिलेटेड कुछ कंसेप्ट्स के बारे में इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारा द टर्म एग्रोनॉमी ड्राइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड टू ग्रीक वर्ड। कौन कौन से दो हैं ग्रीक वर्ड? एग्रोस और नॉमस। एग्रोस का मतलब होता है फील्ड और नॉमस का मतलब टू मैनेज, यानी जो फील्ड है उसका मैनेजमेंट करना ही हमारा एग्रोनॉमी है। सो कैन बी डिफाइंड एज ए ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर साइंस that deals with method which provide favorable environment to the crop for higher productivity। वह कृषि विज्ञान की वह शाखा जो किससे संबंधित है? जो प्रोवाइड कराती है फेवरेबल एनवायरनमेंट टू क्रॉप के लिए फेवरेबल एनवायरनमेंट उपलब्ध कराती है फॉर हायर प्रोडक्टिविटी, उच्च उत्पादन के लिए। इंडिया प्रीडोमिनेटली ऑफ सब्सिस्टेंस टाइपिंग। इंडिया की जो फार्मिंग है वो किस टाइप के? सब्सिस्टेंस, जो भरण पोषण के लिए खेती की जाती है, व्यापारिक तौर पर नहीं, कॉमर्शियल स्तर पर नहीं। सब्सिस्टेंस यानी लाइफ के लिए, अपनी जीवन यापन के लिए जो खेती करी जाती है वो इंडियन है। प्रीडोमिनेटली जो इंडियन है वो सब्सिस्टेंस टाइप के फार्मर हैं। पीटर डिक्रेसेंजी कलेक्टेड मैनी लिटरेचर रिलेटेड टू द एग्रोनॉमी इन हिज बुक ओपस रूरेलियम कामोदरम। पीटर डिक्रेसेंजी जो थे उन्होंने अपनी किताब जो थी उसका नाम था ओपस रूरेलियम कामोदरम। इस पुस्तक में उन्होंने एग्रोनॉमी से रिलेटेड बहुत सारे लिटरेचर कलेक्ट किए थे। फॉर द फर्स्ट टाइम ही इज़ नोन एज फादर ऑफ एग्रोनॉमी, इसीलिए उसे फादर ऑफ एग्रोनॉमी कहा जाता है। फर्स्ट टाइम उन्होंने किया था। जेथ्रो टुल पब्लिश्ड अ बुक। जेथ्रो टुल ने एक बुक पब्लिश करी थी जिसका नाम था हॉर्स सोइंग हस्बेंड्री और एंड द बर्ड्स। कौन कौन से बर्ड? बीड्स एंड जीरो टिलेज वाज फर्स्टली गिवन बाय द जेथ्रो टुल। बीड जो है यानी खरपतवार और जीरो टिलेज जो है टर्म सबसे पहले किसने द्वारा दिए गए? जेथ्रो टुल द्वारा। ही इज नोन एज द फादर ऑफ बीड साइंस। उसे फादर ऑफ बीड साइंस भी कहा जाता है, टिलेज के भी, जीरो टिलेज के जनक भी कहा जाता है। जिसको जेथ्रो टुल को। अब इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट टू रिलेटेड एग्रोनॉमी। सबसे पहले बताते हैं लीफ एरिया इंडेक्स। लीफ एरिया इंडेक्स क्या होता है? कंसेप्ट वाज डेवलप्ड बाय वाटसन इन 1948। लीफ एरिया जो है कंसेप्ट किसने दिया था? वाटसन ने दिया था। कब दिया था? 1948 में। अब लीफ एरिया होता क्या है? लीफ एरिया इंडेक्स टोटल लीफ एरिया इन स्क्वायर मीटर, यानी कितने मीटर में उसकी लीफ है, एंड ग्राउंड एरिया। जो टोटल लीफ एरिया उसको मतलब कुछ ग्राउंड हमारा ऐसा भी होगा जिसमें लीफ प्लांट की उसको कवर नहीं कर रही होंगी, तो टोटल लीफ एरिया से हम ग्राउंड एरिया से भाग देंगे तो ये कितने आएगा? जो हमेशा 1 से कम आएगा, 1 से कम ही आएगा। उसके बाद है लैंड इक्विवेलेंट रेशियो। ये क्या होता है? इट मीन्स द रिलेटिव लैंड एरिया ऑक्यूपाइड बाय द सोल क्रॉप दैट इज द रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द यील्ड अचीव्ड इन इंटरक्रॉपिंग। लैंड इक्विवेलेंट रेशियो क्या है? ये रिलेटिव लैंड एरिया ऑक्यूपाइड बाय द सोल क्रॉप, जो सिंगल क्रॉप द्वारा जो अनुपातिक रूप से एरिया कवर किया जाता है, दैट इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द यील्ड अचीव्ड इन इंटरक्रॉपिंग। इसका क्या है? सबसे पहले लीफ एरिया इंडेक्स क्या होता है? यील्ड ऑफ इंटरक्रॉपिंग। यानी इंटरक्रॉपिंग हमारी 2 या 2 से अधिक फसलें हो रही तो उनकी यील्ड, और बटे यील्ड ऑफ सोल क्रॉप। जैसे हम गेहूं और प्लस सरसों बो रहे हैं, गेहूं प्लस सरसों, और बटे जो होगी मिक्स क्रॉपिंग गेहूं और सरसों को मिक्स करके हम बो रहे हैं, इंटरक्रॉपिंग मिला के बो रहे हैं, तो उनका उत्पादन कितना हो रहा है, और उनको अलग अलग बो रहे हैं उनका मतलब कितना हो रहा है, तो उसको डिवाइड कर देंगे। तो ये जो है
अगर वेन द लीफ यील्ड ऑफ लैंड इक्विवेलेंट रेशियो जो है वो मोर देन 1 इज़ बेनिफिशियल। अगर वो 1 से ऊपर आता है तो ये लाभदायक है, वरना ये हानिकारक होता है। एग्जाम्पल यदि जो है LER जो है 1.10 है, मीन्स मिक्सचर गिव्स द 10% मोर यील्ड। यदि LER जो है हमारा वो 1.1 है तो इसका मतलब जो है कि हम जो मिक्स क्रॉपिंग कर रहे हैं या इंटर क्रॉपिंग कर रहे हैं तो उसमें 10% ज़्यादा हमें उत्पादन मिल रहा है सोल क्रॉप की अपेक्षा। अगले आते हैं क्रॉपिंग इंटेंसिटी। क्रॉपिंग इंटेंसिटी क्या होती है? टोटल क्रॉपिंग एरिया, टोटल क्रॉपिंग एरिया और नेट कल्टीवेटेड एरिया। टोटल क्रॉपिंग एरिया को नेट कल्टीवेटेड एरिया से डिवाइड करके और 100 से गुणा कर देंगे तो हमारा क्रॉपिंग इंटेंसिटी आ जाएगी। और क्रॉपिंग इंटेंसिटी जो इंडिया की लगभग 135 है। क्रॉप रोटेशन। इन क्रॉप रोटेशन में क्या होता है? लैंड इज फिक्स्ड बट क्रॉप इट रोटेटेड ईयर आफ्टर ईयर। एक ही जो ज़मीन है उसमें फसल बदल बदल के बोई जाती है, उसी को हम कहते हैं क्रॉप रोटेशन। लैंड नहीं रोटेट करी जाती है, क्रॉप रोटेट करी जाती है। दैट इज द आफ्टर कल्टीवेशन ऑफ सीरियल्स शुड बी टेकन पल्स क्रॉप इन नेक्स्ट ईयर। जैसे हमने सीरियल्स के क्रॉप खाद्यान्न उगा लिया, उसके बाद हम दलहन उगाएंगे। इट मेंटेन्स एंड इम्प्रूव सॉइल फर्टिलिटी। क्रॉप रोटेशन क्या करता है? मेंटेन करता है किसको? सॉइल फर्टिलिटी को, और इम्प्रूव करता है। चेक द सॉइल एरोजन एंड कंजर्व्स मॉइस्चर। सॉइल एरोजन को कम करते हैं और मॉइस्चर को संरक्षित करता है ये। द इंसिडेंस ऑफ हार्मफुल पैथोजन। इंसिडेंस ऑफ हार्मफुल पैथोजन, insect pest, nematode and weeds which are associated with the particular crop can be managed। इसके द्वारा हार्मफुल पैथोजन इंसेक्ट पेस्ट को भी, निमेटोड को भी, वीड को भी मैनेज किया जा सकता है, उनको कम किया जा सकता है। कैसे? क्रॉप रोटेशन से। क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी, एक तो क्रॉप इंटेंसिटी है और एक क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी है। तो ये क्या है? क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी बराबर होता है नंबर ऑफ क्रॉप्स इन क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन में कितनी क्रॉपें हो रही हैं, और नंबर ऑफ ईयर्स इन क्रॉप रोटेशन, यानी एक साल में अगर 3 फसलें हुई तो 3 फसलों को 3 ऊपर लिख देंगे, नंबर ऑफ 3 फसलें हो गई। और साल कितने साल में हो गई 3 फसलें? अगर एक साल में हो गई 3 फसलें तो उसकी इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी? 3/1 × 100 यानी 300। कितनी हो जाएगी? 300%। तो इस तरह से हम क्रॉपिंग इंटेंसिटी, क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी निकालते हैं, क्रॉपिंग इंटेंसिटी अलग हो जाती है। क्रॉप रोटेशन फॉर 1 ईयर राइस एंड पी। एक साल के लिए क्रॉप रोटेशन क्या है? हमने धान बो लिया खरीफ में और रबी में मटर बो दी, तो इसकी इंटेंसिटी कितनी हो गई? 200%। 2/1 × 100 हो जाएगा। क्रॉप रोटेशन फॉर 2 ईयर्स, तो ये क्या होगा? 2 ईयर्स के लिए ग्राउंड नट, व्हीट एंड शुगर कैन। ये 3 क्रॉप हो गई 2 वर्ष के लिए, तो ये होगा 3/2 × 100 यानी 150%। क्रॉप रोटेशन फॉर 3 ईयर्स, जो हो जाएगा हमारा 3 ईयर्स वाला। इसमें क्या है? पैडी, पोटैटो, शुगर कैन, अरहर, व्हीट। कितनी फसलें हो गई? 1 2 3 4 5। 5/3 5/3 × 100, तो ये कितना हो जाएगा? 166% आ जाएगा। क्रॉपिंग सिस्टम। क्रॉपिंग सिस्टम क्या होता है? इट रिफर्स टू क्रॉपिंग पैटर्न यूज्ड ऑन ए फार्म, देयर इंटरेक्शन विद फार्म रिसोर्सेज एसोसिएटेड विद फार्म इंटरप्राइजेस एंड द अवेलेबल कंपोनेंट टेक्नोलॉजी। क्रॉपिंग सिस्टम जो है वो क्या है? क्रॉपिंग पैटर्न प्लस क्रॉपिंग मैनेजमेंट को मिला करके हम क्रॉपिंग सिस्टम उसे कहते हैं। क्या है हमारा? हार्वेस्ट इंडेक्स। इसका क्या है? एफिशिएंट यूटिलाइजेशन और एसिमिलेशन ऑफ CO2 इन द फॉर्म ऑफ फोटोसिंथेसिस इज एक्सप्रेस्ड इन द टर्म ऑफ हार्वेस्ट इंडेक्स। हार्वेस्ट इंडेक्स क्या होता है? इसको कोफिशिएंट ऑफ इफेक्टिवनेस भी कहा जाता है। हार्वेस्ट इंडेक्स सबसे सरल सी बात है, जो इकोनॉमिक यील्ड है, यानी टोटल की जो इकोनॉमिक यील्ड है और बटे बायोलॉजिकल यील्ड इनटू 100। इकोनॉमिक यील्ड के लिए जो आर्थिक उपज हमारी होगी उससे टोटल बायोलॉजिकल यील्ड से डिवाइड कर देंगे तो ये, और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगी हमारी हार्वेस्ट इंडेक्स। हार्वेस्ट इंडेक्स जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही अच्छी
फसल उत्पादन माना जाएगा। तो इकोनॉमिक यील्ड, जैसे हमने गेहूँ फसल की तो गेहूँ जो निकल रहा है, जो दाना निकल रहा है, जो ग्रेन निकल रहा है, तो वो हमारी हो गई इकोनॉमिक यील्ड। और दाना प्लस भूसा, टोटल भूसा हो गया और कुछ हो गया, वो सब मिला करके वो हो गई बायोलॉजिकल यील्ड, यानी टोटल जितना उत्पादन हुआ तो उसको कहेंगे बायोलॉजिकल यील्ड। तो दाना ऊपर हो जाएगा और भूसा और दाना प्लस दोनों का वजन, उसको बायोलॉजिकल यील्ड कहेंगे। उसको डिवाइड नीचे करेंगे बटे में और इंटू 100 तो हो जाएगा हमारा ये हार्वेस्ट इंडेक्स। और हार्वेस्ट इंडेक्स जो होती है वो दलहन की सबसे कम हार्वेस्ट इंडेक्स है। जैसे दलहन में भी अरहर की हार्वेस्ट इंडेक्स 19% के आसपास होती है, सबसे कम। इसका मतलब जिसकी हार्वेस्ट इंडेक्स कम है तो उसका उत्पादन बहुत ही कम हो रहा है। अब आते हैं कॉफिशिएंट, गलत लिखा हुआ है जी, कोफिशिएंट ऑफ एक्टिवनेस, ये क्या होगा, सिंक बटे सोर्स इंटू 100। सिंक वही होता है जो हमारा दाना होता है, वो सिंक होता है। सोर्स, सिंक का मतलब जहाँ पे हमारा स्टोरेज होता है, जो ग्रेन होता है। और सोर्स जो लीफ हो गई, जहाँ से हमारा भोजन बनता है। तो सोर्स क्या है, पार्ट ऑफ द प्लांट वेयर फोटोसिंथेसिस अकर, जनरली लीव्स। सोर्स क्या होता है, जनरली लीव्स, जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता है। और सिंक जहाँ पे फोटोसिंथेसिस एक्यूमुलेट होता है, यानी जहाँ एकत्र होता है वो भोजन बन के। जनरली ग्रेन इज द सिंक बट मे बी एक्सेप्शन, वो हमारा जनरली ग्रेन इज द सिंक बट मे बी एक्सेप्शन, ग्रेन जो है सिंक है लेकिन एक्सेप्शन हो सकता है। जैसे स्टेम इन पोटैटो, रूट इन शुगर बीट और लीव्स इन पालक इज द सिंक। द स्टबल्स ऑफ सोरगम, इसमें क्या होता है, द स्टबल्स ऑफ सोरगम टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू डिकम्पोज ड्यू टू वाइड सीएन रेशियो। जो उसके ठूंठ होती है, जो उसका मतलब बचा हुआ रेसिड्यूज होते हैं सोरगम के, उनका सीएन रेशियो बहुत ही वाइड होता है, जिससे उन्हें गलने में समय लगता है। हेंस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन क्या होता है, सॉइल नाइट्रोजन गेट ब्लॉक, सॉइल नाइट्रोजन ब्लॉक हो जाती है और टेम्परेली इमोबिलाइज हो जाती है, अफेक्टिंग द ग्रोथ ऑफ सक्सीडिंग क्रॉप बाई शोइंग अर्ली नाइट्रोजन डिफिशियंसी सिम्टम ड्यू टू द वाइड सीएन रेशियो ऑफ सोरगम रेसिड्यू। और इससे अगली जो उसके बाद फसल हम बोते हैं तो उसमें नाइट्रोजन की कमी दिखाई देती है, क्योंकि नाइट्रोजन इमोबिलाइज हो जाती है या डेफिशिएंट या ब्लॉक्ड हो जाती है टेम्परेरी रूप से। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, टू रिड्यूस सोरगम इफेक्ट हमें 25% मोर नाइट्रोजन इज अप्लाइड एट द टाइम ऑफ फर्स्ट फर्टिलाइजर डोज ऑफ सक्सीडिंग क्रॉप। अगर अगली फसल बो रहे हैं तो उसके बुवाई के समय ही हमें 25% एक्स्ट्रा नाइट्रोजन डोज हमें दे देनी चाहिए।